पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य स्थापित और शक्तिशाली होता जा रहा था। हालांकि भारत के अनेक प्रांतों पर तरह तरह के मुस्लिम लुटेरे आक्रमण को आतुर थे। 1559 में आज के उड़ीसा में, जिसे तब कलिंग कहा जाता था, भोई राजवंश के राजा चक्र प्रताप के मंत्री मुकुंद देव ने तख्ता पलट कर दिया और स्वयं सत्ता पर काबिज हो गया। मुकुंद देव चालुक्य मूल के थे, जिनका प्रभावशाली और भरोसेमंद सेनापति राजीव लोचन रे निष्ठा और स्वामी भक्ति में एक पहाड़ की भांति उनके पक्ष में खड़ा था। एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे राजीव लोचन रे को उनके युद्ध कौशल और वीरता ने एक शक्तिशाली पद तक पहुंचाया, जहां वह लड़ी हर लड़ाई में अपराजित रहा था। उसके पहाड़ जैसे शरीर के कारण उसे काला पहाड़ के नाम से भी जाना जाता था। काला पहाड़ नाम इस सैन्य कमांडर की भव्य शारीरिक बनावट और कद को दर्शाता था। हिंदू होने के बावजूद यह एक अकेला व्यक्ति है जिसका सम्मान पूर्वक विवरण मुगल ऐतिहासिक अभिलेखों में भी मिलता है। क्यों? क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर पर हमले उसी के नाम से अंकित हैं। तो ऐसा क्या हुआ था कि एक समय के अदम्य हिंदू योद्धा अपने ही मंदिरों के खिलाफ हो गए? आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक अफगान पठान ताज खान, जो कभी शेर शाह सूरी का अदना सा कर्मचारी था, 1563 में अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह कर मध्य बंगाल में गौर कर्रानी सल्तनत की स्थापना करता है। ताज खान के उत्तराधिकारी के रूप में सुलेमान कर्रानी गद्दी पर बैठा। कर्रानी सुल्तान मुगलों की संप्रभुता के अधीन ही काम करते थे, यद्यपि सुलेमान कर्रानी की महत्वाकांक्षाएं मुगलों द्वारा बनाई गई सीमाओं से आगे तक जाती थी। सुलेमान कर्रानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे पड़ोसी क्षेत्रों को अपने अधीन करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साथ ही वह मुगलों की सत्ता पर भी कब्जा करना चाहता था। अपने इस दुस्साहसिक स्वप्न को साकार करने के लिए कर्रानी ने मुगल प्रभुत्व के अधीन अन्य अफगान शासकों के साथ रणनीतिक गठबंधन बना लिया। पठान सल्तनत के विस्तारवादी मंसूबों से उत्पन्न खतरे को पहचानते हुए गजपति मुकुंद देव ने भूरी श्रेष्ठ के शासक रुद्र नारायण और अन्य पड़ोसी हिंदू शासकों के साथ एक रणनीतिक गठबंधन बनाया, ताकि सुलेमान कर्रानी की योजनाओं के साकार होने से पहले उन पर हमला कर उन्हें मिट्टी में मिलाया जा सके। क्योंकि मुकुंद देव ने अकबर की अधीनता स्वीकार ली थी, तो कलिंग पर आक्रमण मुगल साम्राज्य पर आक्रमण के बराबर था। किंतु यह जानते हुए भी कि कलिंग और भूरी श्रेष्ठ की संयुक्त सेना सुलेमान कर्रानी का सामना करने के लिए तैयार थी, अकबर ने मुकुंद देव के कदम का इंतजार किया और मुगल सेना नहीं भेजी। एक भयंकर टकराव के लिए मंच तैयार था। विशाल सेनापति काला पहाड़ ने युद्ध भूमि पर भूरी श्रेष्ठ और कलिंग की संयुक्त सेना का नेतृत्व किया। युद्ध का मैदान बना बंगाल के हुगली क्षेत्र में स्थित त्रिवेणी, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां 3 शक्तिशाली नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती थी। साम्राज्यों के बीच के संघर्ष के लिए एक प्रतीकात्मक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए इससे अच्छा क्षेत्र और कोई हो भी नहीं सकता था। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह किसी पौराणिक कथा से कम नहीं था। काला पहाड़ के अदम्य नेतृत्व में सहयोगी सेनाओं ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए निर्णायक रूप से युद्ध के परिणाम को कर्रानी के विरुद्ध मोड़ दिया। हमले के बाद पठान सुल्तान की सेनाएं बिखरी हुई घास की भांति नष्ट हो गई। किसी समय अजय रहे कर्रानी ने पाया कि उसकी सेनाएं नष्ट हो गई हैं
और प्रत्यक्ष हार का सामना करते हुए कर्रानी एक शानदार जीत की गूंज को पीछे छोड़ते हुए युद्ध के मैदान से भाग गया। इस विस्मयकारी विजय के बाद गजपति मुकुंद देव ने गहन सराहना करते हुए काला पहाड़ को सप्तग्राम पर प्रशासनिक नियंत्रण की बागडोर सौंपी। हुगली के पास बंगाल में स्थित सप्तग्राम का कलिंग साम्राज्य में बहुत महत्व था। त्रिवेणी में विजय काला पहाड़ के नेतृत्व का प्रमाण थी। गजपति मुकुंद देव द्वारा इसे सदैव स्मरण किया गया। विजय के सम्मान में गंगा के तट पर त्रिवेणी में एक मंदिर बनाया गया जो गजगिरी के घाट पर गर्व से खड़ा है। त्रिवेणी में क्रूर युद्ध के मद्देनजर मित्र सेनाओं और सुलेमान कर्रानी के बीच एक हस्ताक्षरित संधि के माध्यम से एक अस्थायी शांति स्थापित हुई। यद्यपि परिस्थितियां बहुत जटिल बनी हुई थी, मुकुंद देव अकबर द्वारा समर्थित एक ऐसी शक्ति के रूप में खड़े थे जिस पर कर्रानी आक्रमण की सोच भी नहीं सकता था। किंतु वहीं भूरी श्रेष्ठ साम्राज्य के रुद्र नारायण ने अकबर की अधीनता के सामने ना ही घुटने टेके थे और ना ही कोई गठबंधन बनाया था। कर्रानी ने अपने लिए इसे एक अवसर की भांति देखते हुए भूरी श्रेष्ठ पर अपनी नजरें जमाई, किंतु रणनीतिक गुणा भाग से मित्रता अधिक बलवान निकली। रुद्र नारायण और मुकुंद देव की मित्रता से यह सुनिश्चित हुआ कि बंगाल साम्राज्य के पास काला पहाड़ के रूप में एक मजबूत रक्षक था। जब तक बहादुर काला पहाड़ सेनापति के रूप में खड़ा था, भूरी श्रेष्ठ साम्राज्य को जीतने का कर्रानी का सपना केवल सपना ही रहा। अपने सपनों को किसी भी प्रकार पूरा करने हेतु सुलेमान कर्रानी ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। काला पहाड़ की निर्णायक भूमिका को पहचानते हुए सुलेमान कर्रानी ने दुर्जय कमांडर को अपने पक्ष में करने का लक्ष्य रखा। इस कूटनीतिक प्रयास से न केवल रुद्र नारायण बल्कि मुकुंद देव और अन्य पड़ोसी राजाओं पर भी जीत की गारंटी थी। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि कर्रानी मुगलों के खिलाफ भी विद्रोह के लिए तैयार हो सकता था। ऐसे में भाग्य के एक मोड़ पर काला पहाड़ ने स्वयं को कूटनीति और प्रेम के जाल में उलझा हुआ पाया। शांति संधि की नाजुक पेचीदगियों पर बातचीत करने के लिए कलिंग राजा के प्रतिनिधि के रूप में काला पहाड़ ने कर्रानी के क्षेत्र में प्रवेश किया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि विश्वासघात का पहिया पहले ही चल चुका है। कर्रानी ने अवसर का लाभ उठाते हुए काला पहाड़ को अपनी आकर्षक बेटी गुलनाज से मिलवाया। गुलनाज को सुल्तान के निवास पर काला पहाड़ की मेजबानी का काम सौंपा गया। हिंदू ब्राह्मण सेनापति को प्रेम जाल में फांसने का अभियान शुरू हो गया। आजकल की भाषा में कहें तो यह सदियों से चली आ रही लव जिहाद की वो चाल थी जो इस्लामी आक्रांता समय समय पर प्रयोग करते आए हैं। चाल काम कर गई और युद्ध के मैदान में अपनी वीरता के लिए प्रतिष्ठित काला पहाड़ ने खुद को प्यार के नाजुक धागों में फंसा हुआ पाया। उत्साहित कर्रानी ने आग में घी डालते हुए जल्दी से विवाह के माध्यम से मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने की चाल चली। वो चाल जिसने काला पहाड़ की नियति की दिशा बदल दी। जैसे ही काला पहाड़ विवाह के लिए राजी हुआ, अपनी चाल के अनुसार कर्रानी ने एक शर्त रख दी कि गुलनाज से विवाह के लिए काला पहाड़ को इस्लाम कबूल करना जरूरी था। काला पहाड़ ने अपनी शर्त रखी कि गुलनाज को हिंदू धर्म अपनाना चाहिए। बातचीत गतिरोध पर पहुंच गई और अंतिम उपाय के रूप में सीमित विकल्पों का सामना करते हुए काला पहाड़ अनिच्छा से इस्लाम अपनाने के लिए सहमत हो गए। एक समय का दृढ़ हिंदू जनरल जो अब धर्मांतरण की कगार पर था। प्यार, धोखे और राजनीतिक साजिश की भूल भुलैया में काला पहाड़ ने एक सोची समझी रणनीति तैयार की। विवाह पश्चात अपनी जड़ों की ओर निर्बाध वापसी की आशा में काला पहाड़ ने एक नए व्यक्तित्व मोहम्मद फरमूली के नाम से इस्लाम अपनाया।
हालांकि काला पहाड़ के धर्मांतरण का समाचार दूर दूर तक फैल गया, जिससे कर्रानी को काफी खुशी हुई, क्योंकि उसने जानबूझकर इस समाचार को फैलाने की साजिश रची थी। कर्रानी को पूर्वाभास था कि कट्टर हिंदू मुकुंद देव एक धर्मांतरित सेनापति को अस्वीकार कर देगा। उसकी सोच बिल्कुल सही निकली। राजा मुकुंद देव ने हिंदू धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के चलते काला पहाड़ से सभी संबंध तोड़ दिए, और यही नहीं, मुकुंद देव ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए काला पहाड़ और उसकी भविष्य की संतानों को प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। इस कड़े आदेश से विचलित हुए बिना धर्म परिवर्तित मोहम्मद फरमूली अर्थात काला पहाड़ ने कल तक अपने संगी साथी, नाती रिश्तेदार, अपने हिंदू धर्म के लोगों के साथ मेल मिलाप का प्रयास किया, किंतु सब ने उसकी उपेक्षा करी। जगन्नाथ मंदिर के हिंदू पुजारियों से भी उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। प्रार्थनाओं और पश्चाताप की घोषणाओं के बावजूद मंदिर के द्वार काला पहाड़ के लिए दृढ़तापूर्वक बंद कर दिए गए। हिंदू पुजारियों ने अपने रुख पर अडिग रहते हुए हिंदू धर्म में उसे वापसी की सुविधा देने से इनकार कर दिया, जिसके घातक और स्थायी परिणाम सामने आने वाले थे। भारी मन और तीव्र आक्रोश के साथ काला पहाड़ ने सुलेमान कर्रानी के पक्ष में अपने कदम बढ़ाए। दुख, निराशा और क्रोध के प्रबल मिश्रण ने मुकुंद देव और जगन्नाथ मंदिर के हिंदू पुजारियों से बदला लेने के उसके संकल्प को और अधिक प्रेरित किया। इस उपयुक्त अवसर का लाभ उठाते हुए कर्रानी ने काला पहाड़ की प्रतिशोध की प्यास को पहचानते हुए उसे 1568 में अपनी सेना के कमांडर के रूप में नियुक्त किया। एक नाटकीय मोड़ के लिए मंच तैयार था, क्योंकि काला पहाड़, जो अब कर्रानी की सैन्य शक्ति का अग्रदूत था, अपना प्रतिशोध लेने के लिए तैयार था। काला पहाड़ ने एक सोची समझी चाल के चलते कर्रानी के बेटे बजायद खान कर्रानी के साथ मुस्लिम अफगान सैनिकों की एक दुर्जय सेना जुटाई। उनका लक्ष्य मुकुंद देव और कलिंग राज्य। जैसे ही काला पहाड़ कलिंग की ओर बढ़ा, युद्ध की भेरी बज उठी। एक नई विरोधी भूमिका में अपने पूर्व सहयोगी का सामना करने के लिए तैयार काला पहाड़ युद्ध के मैदान को अपनी क्रूर दक्षता का साक्षी बनाने वाला था। एक निर्णायक मुठभेड़ में उसने मुकुंद देव को हरा दिया, और साथ ही आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए युद्ध क्षेत्र से निकलने से पहले उसने मुकुंद देव को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, और एक समय गौरवान्वित रहने वाला उड़ीसा कर्रानी सल्तनत के पठानों की पकड़ में आ गया। काला पहाड़ ने अपनी विजय यात्रा जारी रखी। कलिंग क्षेत्र के प्रमुख शहरों और प्रतिष्ठित धर्मस्थल निरंतर आक्रमण का शिकार हो गए। हिजली, कटक, जाजपुर, संबलपुर, कोणार्क, एकम क्षेत्र और पुरी सहित अन्य स्थानों पर काला पहाड़ की सेनाओं का विनाशकारी प्रकोप देखा गया। प्रतिष्ठित कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी के पवित्र जगन्नाथ मंदिर सहित मंदिरों को विनाश का दंश झेलना पड़ा। पठान कमांडर ने विनाश के अमिट निशान छोड़े। काला पहाड़ ने सुलेमान कर्रानी के अधीन एक मजबूत कमांडर के रूप में अपनी भूमिका स्थापित करी और विजयी युद्ध अभियानों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपनी एक विरासत बनाई। कोई भी धर्मांतरित व्यक्ति यदि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को फिर से शुरू करने की इच्छा रखते हुए घर वापसी करना चाहता है, तो उसका खुली बाहों से स्वागत कर गले लगाया जाना चाहिए। अपेक्षित अनुष्ठानों और समारोहों के माध्यम से वापस धर्म में लाया जाना चाहिए। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मंदिर विध्वंस की त्रासदी टल सकती थी यदि काला पहाड़ का हिंदू समुदाय में वापस स्वागत किया होता तो। काला पहाड़ एक उदाहरण है कि यदि सावधानी बरती गई होती तो उड़ीसा के इतिहास की दिशा एक अलग मोड़ ले सकती थी।